हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी कैरियर। स्टडी कैरियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारी इंडियन ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसका फ्रेंड्स आज ये 14th पार्ट है, 14वां पार्ट है। इससे पहले मैं 13 पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसमें मैंने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन के बारे में चर्चा की है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग आज के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। मतलब कौन सी मिट्टी है जो बेसाल्टिक लावा के कारण बनी है। ओके फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, बी लेटराइट मिट्टी, सी लाल मिट्टी या डी रेगुर मिट्टी। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी रेगुर मिट्टी। जो रेगुर मिट्टी है फ्रेंड्स, वो बेसाल्टिक लावा के द्वारा बनी हुई है। ओके, इसे जो रेगुर मिट्टी है फ्रेंड्स, इसे काली मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी भी कहते हैं। ये कहाँ फ्रेंड्स, ये दक्कन ट्रैप आप लोगों ने देखा हुआ है, दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में पाई जाती है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के अन्य भागों में भी ये मिट्टी पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रेगुर किसका नाम है। देखिए, आपसे पूछ रहा है रेगुर किसे कहा जाता है, रेगुर किस मिट्टी का नाम है। ऑप्शन है लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसे कपास मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपास मिट्टी या चेरनोजेम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेरनोजेम, चेरनोजेम, ये कपासी मिट्टी भी इसे कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है। अब पूछ रहा है कि रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और झारखंड में। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस हिसाब से बात करें अपन रेगुर मिट्टी की, रेगुर मिट्टी दक्कन ट्रैप में, दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में मिली है, बेसाल्टिक लावा के किससे अपक्षय से बनी है, बेसाल्ट लावा के अपक्षय से ये बनी है। तो जिस हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र में ये मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी? रेगुर मिट्टी। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि दक्कन जो पठार है उसका ज़्यादा भाग भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। उसका जो विस्तार है वो महाराष्ट्र में भी है। ओके फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में पाया जाता है। इस कारण से ये जो रेगुर मिट्टी है कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा? महाराष्ट्र में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण है, फिर अपन बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। दक्षिणी ट्रैप की रेगुड़ मिट्टी, मतलब रेगुर काली होती है। ओके फ्रेंड्स, दक्षिणी ट्रैप मतलब दक्कन ट्रैप की बात कर रहा है। दक्कन ट्रैप की जो रेगुर मिट्टी है वो काली होती है। बिल्कुल सही, ये तो सही है। उसके बाद कारण क्या कह रहा है, उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है, ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब आपके ऑप्शन क्या क्या कहता है। ऑप्शन कहता है, देखिए ये आप लोग ऑप्शन कई दिन से देखते आ रहे हैं तो आप भी जान गए हैं कि ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कहता है ए सही है और आर गलत है, और ऑप्शन डी कहता है ए गलत है और आर सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस हिसाब से हम लोग बात करें, देखिए मिट्टी तो दक्षिण ट्रैप की रेगुड़ मिट्टी जो होती है वो काली होती है, ये तो बात सही है, कथन मतलब सही है। ओके फ्रेंड्स, कथन सही है। लेकिन बात करें कारण की तो उसमें ह्यूमस ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये बिल्कुल भी गलत है फ्रेंड्स। ह्यूमस इसमें मात्रा में नहीं पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या क्या होता है। इसमें बात करें अगर अपन लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम एसेट्रा एसेट्रा, इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या क्या फ्रेंड्स? लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जैविक पदार्थ जिसे अपन ह्यूमस कहते हैं इसकी बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें कारण क्या हो गया? कारण तो गलत हो गया। तो इसका एक ही ऑप्शन होता है जहां कथन सही होता है और कारण गलत होता है, ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिर ये देखिए कथन और कारण दोनों। देखिए फ्रेंड्स, कथन क्या कहता है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। ओके फ्रेंड्स, ये कथन कह रहा है कि काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए उपयुक्त है, मतलब बहुत अच्छी है। और उसका कारण कह रहा है, कारण उनमें जैव तत्व, जो जैव तत्व है मतलब ह्यूमस है, ह्यूमस है, ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में देखा कि इसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता, तो मतलब कारण गलत है। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से कारण गलत है, तो इसके हिसाब से तो एक ही आंसर बनता है जिसमें कथन सही होता है, कारण गलत होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बात सही है, जो कब काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। फ्रेंड्स जो काली मिट्टी होती है उसमें जल धारण क्षमता पाई जाती है, बहुत तेजी से जल धारण कर लेती है। ओके, जब ये भीगती है फ्रेंड्स तो ये ठोस और चिपचिपी हो जाती है, और सूखने पर ये दरार पड़ जाती है, इसमें क्या हो जाती है, दरार पड़ जाती है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसे अपन कहते हैं स्वतः जोत वाली मिट्टी, मतलब खुद इसकी जोताई हो जाती है, इस तरीके से इसमें दरार पड़ जाती है। इस मिट्टी में कपास बहुत अच्छी मात्रा में होता है फ्रेंड्स, इस मिट्टी में क्या फ्रेंड्स, कपास बहुत अच्छी मात्रा में होता है। और मैंने आपको बता दिया था इस मिट्टी में किस किस की अधिकता होती है, जैसे लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें अधिकता होती है। और क्या फ्रेंड्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की जो मात्रा होती है वो बहुत कमी पाई जाती है। तो इस हिसाब से अपना आंसर क्या होगा, ए तो सही है बट आर गलत है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है, सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन दिया है रेगुर, लेटराइट, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी। तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया कि काली मिट्टी, जिसे अपन रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ये कपास की खेती के लिए बहुत अधिक उपयोगी होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर एक कथन कारण वाले क्वेश्चन आ गया। देखिए इसमें कथन क्या कहता है कि काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। बिल्कुल सही, अभी मैंने पीछे बताया। उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ फिर पूछ दिया नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ, जैव पदार्थ मतलब ह्यूमस की अधिक मात्रा पाई जाती है, तो बिल्कुल गलत, ये कारण तो गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ओनली नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओनली सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स ये भी बताया हुआ क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था। कह रहा है देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी, मतलब स्वतः जोत वाली मिट्टी, खुद से जोत वाली मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन दिया जलोढ़, लेटराइट, कपास की काली मिट्टी या मरुस्थली मिट्टी। तो फ्रेंड मैंने अभी आपको बताया कि कपास मिट्टी जो काली मिट्टी होती है, इसे रेगुर सॉइल, रेगुर मिट्टी जो कहा जाता है वो स्वतः जोत वाली मिट्टी होती है। मैंने बताया था कि जब ये जल धारण करती है तो ये चिपचिपी हो जाती है, ठोस हो जाती है, और जब क्या होती है, सूखती है तो इसमें दरार अपने आप पड़ जाती है, इस कारण से इसे स्वतः जोत वाली मिट्टी कहा जाता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही आ गया कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, काली मिट्टी। ओके फ्रेंड्स, काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, लावा मिट्टी पाई जाती है। क्या फ्रेंड्स, लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन दे रहा है छत्तीसगढ़ के मैदान में, सरयू पार मैदान में, या फिर मालवा पठार में, या शिलोंग के पठार में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बात करें अपन, जो पश्चिम भारत की काली मिट्टी है जो दक्कन पठार में पाई जाती है, जो दक्कन पठार में पाई जाती है काली मिट्टी, वो क्या है, उसका जो एक भाग है ये मालवा का पठार भी है, मालवा का पठार भी उसी भाग का, उसी के पठार का एक भाग है। ओके फ्रेंड्स, तो जो दक्कन ट्रैप है उसका एक भाग है मालवा पठार, तो दक्कन ट्रैप में काली मिट्टी पाई जाती है। तो उस हिसाब से मालवा के पठार में भी कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, काली मिट्टी पाई जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको पता है दक्कन ट्रैप का जो मिट्टी का निर्माण हुआ वो लावा से हुआ है, इस कारण से इसे कहा जाता है कि जो लावा मिट्टी पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, मालवा के पठार में।
ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मालवा के पठार की प्रमुख मिट्टी है कौन सी है, तो फ्रेंड्स काली मिट्टी है। मालवा के पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी हो गई फ्रेंड्स, काली मिट्टी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक रखती है, मतलब नमी को रोके रखती है, वह कौन सी मिट्टी है। तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि नमी को रोकती है कौन सी मिट्टी, वो काली मिट्टी है। जल धारण करने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है और भीगने पे कैसी हो जाती है, ये ठोस हो जाती है और किसी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। और जब लेकिन ये सूखती है तो ये क्या हो जाती है, ये दरार पड़ती है और सिकुड़ती है और इसमें दरार पड़ जाती है। इस कारण इसे अपन क्या कहते थे, स्वतः जोत वाली मिट्टी, खुद इसकी जोताई हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, इस कारण से इसमें जो है सिंचाई की क्या होती है, कमी, सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भारत में अब लेटराइट मिट्टी के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, लेटराइट मिट्टी के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, नंबर 1, वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा, वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं। तीसरा देखें, उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। और चौथा है, इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अगर अपन बात करें लेटराइट मिट्टी की तो वो एक लाल कलर की होती है, तो ठीक है। इसमें नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा की बात करें तो नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा नहीं पाई जाती। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये मिट्टी में क्या सामान्यतः लोहे और एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। क्या फ्रेंड्स, लोहे और एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इनका अगर विस्तार देखें तो इनका विस्तार कहाँ पे है फ्रेंड्स, ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश में नहीं है, इनका विस्तार है केरल में, महाराष्ट्र में और मेघालय के आसपास पाया जाता है। किसका, लेटराइट मिट्टी का, केरल, महाराष्ट्र और मेघालय में इनका विस्तार पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो और बात करें अगर, तो ये क्या होती है, ये कम उर्वर वाली मिट्टी होती है, इसकी उर्वरता बहुत ज़्यादा नहीं होती, कम होती है। तो इसका जो प्रयोग है अपन, देखिए इसका जो प्रयोग करते हैं उसमें कर लेते हैं किसमें किसमें, काजू की खेती में। कैसे फ्रेंड्स, अपन खाद डाल के या उर्वरक डाल के इसका उपयोग कर लेते हैं, उर्वरकों को यूज़ करके हम इसका उपयोग कर लेते हैं किसमें, कपास में, चावल में, रागी में और अन्य प्रकार से। इस तरीके से काजू में भी इसकी खेती कर लेते हैं, किसका उपयोग करके, उर्वरक को उपयोग करके। तो ये अपना 4 सही हो गया और 1 सही हो गया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 4। देखिए फ्रेंड्स कहाँ, इसी नंबर में केवल 1 और 4, ये सही आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फिर कथन कारण वाले क्वेश्चन आ गए फ्रेंड्स। देखिए कथन क्या कहता है, पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र में कि उसकी कुल क्षेत्रफल की प्रतिशतता कम है। मतलब अगर बात करें पश्चिम बंगाल की तुलना में, देखिए जो पश्चिम बंगाल है उसकी तुलना में जो आंध्र प्रदेश है, क्या है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश, उसमें जो शुद्ध रोपित क्षेत्र है, क्या फ्रेंड्स, शुद्ध रोपित क्षेत्र मतलब जहाँ पे रोपण किया जाता है, जहाँ पे खेती की जाती है, उसकी तुलना में कुल क्षेत्रफल की प्रतिशतता में कम है, मतलब आंध्र प्रदेश में कम है। ओके फ्रेंड्स, अब दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि अधिकांशतः आंध्र प्रदेश की मृदा लेटराइट प्रकार की होती है। किसकी होती है, लेटराइट प्रकार की होती है। तो फ्रेंड देखिए अगर बात करें अपन कारण कथन की, तो कथन तो सही है क्योंकि जो पश्चिम बंगाल है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल का जो शुद्ध रोपित क्षेत्र है जिसको अपन नेट सोन एरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेट सोन एरिया, वो लगभग 7% है, 60 लगभग। और उसकी बात करें अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में लगभग 40% है। ओके फ्रेंड्स, जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो कथन तो सही हो गया कि पश्चिम बंगाल का ज़्यादा है। लेकिन अगर अपन बात करें लेटराइट मिट्टी की, तो लेटराइट मिट्टी की बात करें तो लेटराइट मिट्टी आंध्र प्रदेश के अधिकांशतः भागों में नहीं पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, अधिकांशतः भागों में नहीं पाई जाती। ओके देखिए
तो मैंने आपको बताया था इसमें क्या हो जाएगा आंसर सही, इसमें हो जाएगा कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया भी था कि कहाँ कहाँ पाई जाती है लेटराइट मिट्टी, केरल में और इधर महाराष्ट्र में, मेघालय में, इन सब भागों में पाई जाती है। अगर बात करें अपन आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में अधिकांशतः लाल और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लाल या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेटराइट मिट्टी मिलती है कहाँ मिलती है? ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में या महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र में लेटराइट मिट्टी मिलती है। ओके फ्रेंड्स, इसका जो सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो मैं बताया था केरल में है। किसमें सर्वाधिक विस्तार? केरल में है। उसके बाद महाराष्ट्र है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में। इन ऑप्शनों में चारों में बताना अपन को, चारों में महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लेटराइट मिट्टियों की प्राधान्यता है, कहाँ लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? देखिए ऑप्शन क्या दिया, मालाबार तटीय प्रदेश में, कोरोमंडल तटीय प्रदेश में, बुंदेलखंड में या बघेलखंड में। तो फ्रेंड मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा मिट्टी कहाँ पाई जाती है लेटराइट, ये केरल में पाई जाती है। केरल के किधर? मालाबार तट में। मालाबार तटों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, मालाबार तट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? ओके, पहला कहता है वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं। आर्द्र मतलब सूखी हुई, मतलब सॉरी गीली हुई, आर्द्र मतलब वेट, वेट अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं। यहाँ पे सही नहीं बोल रहा है फ्रेंड्स, है ना। तो ये तो सही है क्योंकि तटों में आसपास पाई जाती है। ये बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अपक्षालित हुई मिट्टियां हैं ये भी सही है, अक्षय वाली मिट्टियां ये। फिर उसके बाद बोलता है उनकी उर्वरकता कम होती है, बिल्कुल सही है, ये अनुर्वर होती है लगभग लगभग, इनकी उर्वरकता बहुत ही कम होती है। उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चौथा ऑप्शन बोलता है उसमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये ऑप्शन गलत है फ्रेंड्स। लेटराइट मिट्टी में बात करें तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, चूना और क्या कार्बनिक तत्वों की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। किसकी किसकी कमी पाई जाती है फ्रेंड्स? नाइट्रोजन, पोटास, फॉस्फोरिक अम्ल, चूना और कार्बनिक तत्वों की, मतलब ह्यूमस की भी क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। तो इस हिसाब से अपना आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछ रहा था, नहीं पूछ रहा था। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वर होती जा रही है? कौन सा मृदा प्रारूप है जो लोहे की अतिरिक्त, मतलब लोहा ज्यादा मात्रा में होने के कारण वो अनुर्वर होते जा रहा है? ऑप्शन क्या कह दिया? मरुस्थलीय, जलोढ़, पॉटजोलिक या लेटराइट। तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया कि लेटराइट मिट्टी जो क्या होती जा रही है? अनुर्वर होती जा रही है। किस कारण से? लोहे की अधिक मात्रा होने के कारण। लोहे की अधिक मात्रा होने के कारण क्या हो रहा है? ये मिट्टी क्या होती जा रही है? लेटराइट मिट्टी क्या होती जा रही है? अनुर्वर होते जा रही है। इन चारों ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, ओके, इसमें क्या लौह ऑक्साइड पाया जाता है? क्या पाया जाता है? लौह ऑक्साइड। लौह ऑक्साइड के कारण क्या होती जा रही है? ये अनुर्वर होते जा रही है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर समझ में आ गया, इसका आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? आपको ऑप्शन दिया है लाल, काली, जलोढ़ या चूनेदार। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ऑप्शन से बात करें, देखिए तो जो जलोढ़ मृदा है, क्या जलोढ़ मृदा है, ये भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। ओके फ्रेंड्स, इसमें नाइट्रोजन कम होता है, नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो कम होती है। ओके फ्रेंड, तो देखिए जो जलोढ़ मृदा की बात करें तो ये हिमालय के निक्षेपों से बनी है, क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं जो हिमालय से गाद बहा के लाती हैं, उन्होंने से ही जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। तो ये किससे बनी? हिमालय के निक्षेपों से
बनी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। कौन सी मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी या कछारी मिट्टी। तो फ्रेंड देखिए कछारी मिट्टी को भी अपन जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? कछारी मिट्टी। ये लगभग देश के 40% भागों में पाई जाती है। कितने प्रतिशत भागों में? 40% भागों में पाई जाती है ना फ्रेंड्स। कहाँ से कहाँ तक मैंने आपको बताया भी था, पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भागों में फैली हुई है ये। उसके बाद जो ताप्ती, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब के जो मुहान घाटियाँ हैं उसके आसपास के इलाकों में भी ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा यही मृदा पाई जाती है। 15 लाख किलोमीटर वर्ग क्षेत्र के लगभग में ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? आपसे ये पूछ रहा है। ऑप्शन दे रहा है भावर, बांगर, खादर या खोंडोलाइट। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अगर अपन बात करें गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी उसे कहा जाता है बांगर। क्या कहा जाता है? बांगर। और जो नई मिट्टी आती है हर साल उसे कहा जाता है खादर। क्या कहा जाता है? खादर। ओके फ्रेंड्स, तो बांगर और खादर, ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बांगर। ये पुरानी मिट्टी की बात कर रहा है, नई मिट्टी की बात नहीं कर रहा, पुरानी की बात कर रहा है, तो पुरानी को अपन बांगर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर अपन बात करें इस मिट्टी का रंग, तो इस मिट्टी का रंग होता है लगभग पीला कलर का। पीला जो रक्त भाप होता है, मतलब अपन इसको इंग्लिश में बोले तो पेल रेडिश ब्राउन इस कलर की होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? किसमें जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अगर अपन बात करें, जो मिट्टी जितनी ज़्यादा कण जिसके जितने ज़्यादा बड़े होंगे उतने ही उसमें जल धारण करने की क्षमता कम होगी। तो ऑप्शन में आपके क्या कह दिया? बालुई दोमट, दोमट बालू या मटियार दोमट या दोमट। तो फ्रेंड देखिए अगर अपन बात करें तो दोमट बलुई मिट्टी होती है, ये बलुई दोमट मिट्टी होती है। इसके जो कण होते हैं, ये कण क्यों होते हैं? इसके बड़े बड़े होते हैं, इस कारण से इसमें जो जल धारण करने की क्षमता वो क्या होती है? कम होती है। जल धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बलुई दोमट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब बात कर रहा है अपन दोमट लोम, दोमट मतलब लोम मिट्टी के बारे में बात कर रहा है। तो कौन सा कण मिलता है इसमें मिट्टी में, दोमट मिट्टी में? तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, बालुई कण, चिकना कण, पांसु कण या सभी। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए तो दोमट मिट्टी की बात करें तो इसमें सभी प्रकार के कण मिलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ओके फ्रेंड्स, सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? तो देखिए ऑप्शन दे रहा है एल्यूमिनियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फॉस्फोरस। तो फ्रेंड्स अपन बात करें जो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी है उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? कैल्शियम पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जैसे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जलोर, जोधपुर, इस तरीके के इलाके जो हैं, इधर के जो इलाके हैं उसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अब बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मतलब कौन सी फसल से नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति होती है मिट्टी में?
ऑप्शन दिया आलू, सोरघम, सूरजमुखी या मटर। तो फ्रेंड्स देखिए, जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले रवेदार पौधे होंगे जिनकी जड़ें क्या होगी, नोड वाली होंगी, नोड नोड गठान वाली जड़ें होंगी, वो क्या करती है, नाइट्रोजन की मात्राओं की पूर्ति करती है। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसमें क्या आता है, इसमें आती हैं दलहनी फसलें। क्या आते हैं फ्रेंड्स, दलहन की जो फसलें होती हैं वो आती हैं किसमें, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, जो नाइट्रोजन का मात्रा को बढ़ाती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अगर अपन बात करें तो इसमें चारों में से कौन सी हो जाएगी दलहन फसलें, लगभग मटर। मटर की बात करें अगर, तो मटर क्या है, मटर जो करती है, क्या करती है, नाइट्रोजन की मात्रा को भरपूर करती है, किसमें, मिट्टी में। दलहन में बात करें अगर कौन सी फसलें में आती हैं अपनी, तो ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जो नाइट्रोजन की मात्रा में पूर्ति करती हैं, तो एक है अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा, उसके बाद बीन्स, बीन्स की बात करें ड्राई बीन्स, उसके बाद मटर, सोयाबीन, और क्या फ्रेंड्स, मटर, सोयाबीन, उड़द आदि। इस प्रकार की जो फसलें हैं ये क्या करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करती हैं, मतलब मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती हैं। तो फ्रेंड्स इसका अपना सही आंसर क्या हो गया, आंसर मटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। देखिए भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है, ऑप्शन दिया गेहूं, चावल, उड़द या गन्ना। तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जो उड़द की फसल है ये किस काम आती है, ये आती है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने के काम आती है, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में काम आती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो उपयोग है ये किया जाता है किसमें, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। इसे अपन कभी कभी हरी खाद के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन फर्टिलाइजर, हरी खाद के रूप में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, उड़द का इस्तेमाल किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है, मतलब जो लाल मिट्टी है उसके लाल होने का कारण क्या है। ओके फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शन क्या कहता है, मैग्नीशियम की बहुलता, मतलब मैग्नीशियम बहुत अधिक मात्रा में, या संचित ह्यूमस, ह्यूमस की मात्रा, या फिर फेरिक ऑक्साइड की अधिकता, फेरिक ऑक्साइड उसमें होना, या फॉस्फेटों का बाहुल्य। फ्रेंड्स तो देखिए अगर अपन बात करें तो जो मिट्टी का लाल रंग होता है वो किस कारण से होता है, होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण से। किसके कारण होता है फ्रेंड्स, फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। ओके फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है, भारतीय मृदाओं में किसकी सबसे ज्यादा कमी पाई जाती है, माइक्रो तत्व के जो सूक्ष्म एलिमेंट होते हैं, माइक्रो एलिमेंट होते हैं उनकी। ऑप्शन दे रहा है तांबा, लोहा, मैग्नीज या जस्ता। ओके फ्रेंड्स, देखिए इन चारों में बात करें तो इन चारों में जस्ता जो है फ्रेंड्स इसकी सबसे ज्यादा कमी है किसमें, भारतीय मृदाओं में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया, देखिए फ्रेंड्स क्या कहता है, हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कथन है ये, कारण हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब इसके कूट तो आप लोग को पता है, ए बी सी डी क्या होंगे, ये आप लोगों को तो कूट पता हो गया होगा कि एक ऑप्शन ए क्या कहता है, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी क्या कहता है, ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कहता है ए सही है परंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी कहता है ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन क्या कहता है कि हिमालय की मिट्टियों में, जो हिमालय की मिट्टी है उसमें ह्यूमस अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत है। ओके, हिमालय की जो मिट्टी होती है उसमें ह्यूमस का अभाव होता है, ठीक है, तो कथन तो गलत हो गया। लेकिन अगर बात करें हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है तो ये बिल्कुल सही बात है कि हिमालय का अधिकांश भाग क्या है, वनाच्छादित वनों से ढका हुआ है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए सही है पर ए गलत है, परंतु आर सही है। ये हो गया इसका आंसर। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए फ्रेंड्स, अब कहता है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। अब इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कहता है कि सबसे अधिक पानी पौधों को किस मिट्टी से मिलता है। ऑप्शन ए दिया चिकनी मिट्टी, बी दिया पांचू मिट्टी, सी दिया बलुई मिट्टी, या दिया है लोमी सॉइल, लोम मिट्टी। ओके फ्रेंड्स, देखिए जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिकनी मिट्टी। क्या हो जाएगा? चिकनी मिट्टी। अगर अपन चिकनी मिट्टी की बात करें तो चिकनी मिट्टी में जो जल धारण क्षमता होती है, क्या होती है? जल धारण करने की क्षमता होती है वो क्या होती है? बहुत ही अधिक होती है। इस कारण से क्या होता है? पानी पौधों को सबसे ज़्यादा इसी मिट्टी में मिलता है ना। ओके फ्रेंड्स, तो चिकनी मिट्टी में बात करें तो गाद अधिकांश मात्रा में पाई जाती है। 50% भागों में, 50% पार्ट में क्या पाई जाती है? गाद। ओके फ्रेंड्स, लगभग 50% लगभग गाद होती है और 50% तक मृत्तिका भी होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख बोल रहा है निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.0002 मतलब 0.002 मिलीमीटर से भी कम का है। इसका जो व्यास है वो 0.002 मिलीमीटर से भी कम का है। ऑप्शन दिया मृत्तिका, गाद, महीन बालू या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा मृत्तिका। जो मृत्तिका का डायमीटर होता है किसका? कण का, वो 0.002 मिलीमीटर से भी कम होता है। ओके फ्रेंड्स, और क्ले की बात करें, इसके बाद गाद की बात करें तो गाद का कितना होता है? 0.002 से 0.06 तक होता है। ओके फ्रेंड्स, और महीन बालू की बात करें तो 0.6 मिलीमीटर से लेकर 2 मिलीमीटर तक के बीच में होता है। ओके, तो सबसे कम किसका होता है? मृत्तिका का होता है। नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है। मतलब कितना पीएच मान होना चाहिए। ऑप्शन दे रहा है 3, 4, 6 से 7 या 9 से 10। तो फ्रेंड देखिए 6 से 7 पीएच मान जो होगा वो ज़्यादा अच्छी होगी कौन सी? समाल फसलों को उगाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, देखिए जितना भी पीएच मान कम होगा मिट्टी का, मिट्टी की अम्लता बढ़ते जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और पीएच मान जितना अधिक होगा उतना मिट्टी की क्या बढ़ती जाएगी? क्षारीयता बढ़ती जाएगी। क्षारीयता क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से ना तो अम्लीय फसलें ना फिर अधिक क्षारीय फसलें समान फसलों के लिए मतलब ना तो अधिक अम्लीय मृदा ना अधिक क्षारीय मृदा सामान्य फसलों के लिए क्या होती है? अच्छी होती है। तो जो नॉर्मल मृदा होती है जिसके पीएच मान 6 से 7 के मध्य होता है वो सामान्य फसलों के लिए बहुत ही अच्छी मृदा मानी जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 से 7 पीएच स्केल की जो मृदा होंगी वो क्या होंगी? सामान्य फसलों के लिए बहुत अच्छी होंगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए कह रहा है जो अम्लीय मृदा तेजाबी मृदा है उसको कृषि योग्य बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो तेजाबी मृदा है मतलब कौन सी? एसिडिक सॉइल है, अम्लीय वाली मृदा है, उसको अपन को क्या बनाना है? कृषि योग्य बनाना है। क्या बनाना है? कृषि योग्य बनाना है। तो उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो अपन कहते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया? लाइम, जिप्सम, कैल्शियम और वेजिटेबल कंपोस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लाइम। अपन चूने का किसका फ्रेंड्स? चूने का सामान्यतः प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिट्टी की खारापन या क्षारीयता की समस्या का क्या समाधान है। ऑप्शन क्या दिया है? शुष्क कृषि विधि, खेतों में जिप्सम का उपयोग, ऑप्शन सी वृक्षारोपण और ऑप्शन डी समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। देखिए फ्रेंड्स, जब अगर अपन बात करें एसिडिक होगी मृदा ज़्यादा तो अपन उसमें किसका उपयोग करते हैं? लाइम का, या लाइम यानी चूने का उपयोग करते हैं। लेकिन जब मृदा क्या होगी? बेसिक होगी, क्या होगी? क्षारीय होगी, तब अपन किसका उपयोग करते हैं? जिप्सम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? जिप्सम का।
जिप्सम का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, खेतों में जिप्सम का प्रयोग करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालिक हल है? तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया जो क्षारीयता होती है, क्षारीयता को कम करने के लिए किसका काम किया जाता है? जिप्सम का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिप्सम। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? भारत में जो सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र है वो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन आपके दिया गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में या उत्तर प्रदेश में। तो फ्रेंड जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो देखिए अगर बात करें सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र की तो किस में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। और बात करें अगर सर्वाधिक कौन सी? लवणीय मृदा, लवण वाली लवणीय मृदा कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। क्षारीय सबसे ज़्यादा क्षारीय मृदा कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा लवणीय मृदा कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है गुजरात में। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या पूछा है? क्षारीय पूछा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है कहाँ पे फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया कि गुजरात में सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है? लवणीय मृदा पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कहता है, मृदा का लवणीकरण, जो लवणीय भवन होता है वो मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने के पीछे टूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। क्या होता है, जब अपन अत्यधिक सिंचाई करते हैं, एक जगह से सिंचाई करते हैं, तो क्या होता है, जल जब वाष्पीकृत होता है तो नीचे से भी क्या ले आता है? नमक के टुकड़े उकड़े लेके आके ऊपर उसमें बना देता है, एक लेयर सी बना देता है ऊपर मृदा में, जिस कारण से मृदा क्या हो जाती है? लवणीय हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब ये पूछ रहा है सिंचित भूमि पर लवणीय भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? जो सिंचित भूमि है अगर वो लवणीय भवन हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए अब आपके ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन क्या क्या कहते हैं, देखिए ऑप्शन देखते हैं अपन क्या कहता है। देखिए ये कहता है ये फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लाता है, ये बिल्कुल गलत है। लवणीय मृदा जितनी ज़्यादा हो जाएगी वैसे ही क्या हो जाएगी? फसलों के उत्पादन में कमी आ जाएगी। दूसरा कहता है यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। तीसरा कहता है यह भौम जल स्तर को ऊपर ले आता है, ये बिल्कुल गलत है, भौम जल स्तर को भी ऊपर नहीं लाता है। और यह मृदा के वायु अवकाशों को जल से भर देता है, ये भी गलत है, वायु के अवकाशों को जल से भर देता है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह कुछ मृदाओं को अपारगम बना देता है, एक लेयर सी बना देता है, जिस कारण से ये मृदाएं कुछ होती हैं जो कि अपारगम हो जाती हैं, जिसके आर पार पानी नहीं जा पाता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन अब क्वेश्चन कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? कौन सी मिट्टी है जो चाय के बागानों के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन कह रहा है अम्लीय या बिछारी या जलोढ़ मिट्टी या रेगुर मिट्टी। तो फ्रेंड देखिए चाय के बागानों की अगर अपन बात करें, टी प्लांट्स की बात करें, उसके लिए अम्लीय मिट्टी जो होती है, अम्लीय मिट्टी जो होती है, और अच्छे जल की निकासी होनी चाहिए, इकट्ठा नहीं होना चाहिए जल, जल उसमें इकट्ठा ना हो, जल का निकास हो जाए, इस प्रकार की मृदा और इस प्रकार की जल व्यवस्था होने से क्या होता है, वो चाय के लिए बहुत ही अधिक क्या हो जाती है? अच्छी हो जाती है वो मिट्टी। ओके फ्रेंड्स, इसी कारण से आप देखेंगे कि जो पर्वतों की ढलानें होती हैं उसी में चाय की खेती की जाती है कि जल निकास आसानी से हो जाया जाए। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
देखिए अब मृदा अपरदन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या सबसे गंभीर है? ऑप्शन क्या दे रहा है आपका? ऑप्शन दे रहा है मालवा का पठार, ऑप्शन बी दे रहा है शिवालिक पहाड़ियों के 5 क्षेत्र, ऑप्शन सी दे रहा है दंडकारण्य का पठार और डी दे रहा है मेघालय का पठार। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें अपन भारत में मृदा अपरदन की समस्या की, किसकी? मृदा अपरदन की समस्या की, तो फ्रेंड्स सबसे अधिक मृदा अपरदन की समस्या कहाँ है? चंबल और यमुना नदी के क्षेत्र की वाली में। किसमें? चंबल नदी और यमुना नदी की उत्खात जो भूमि है उस क्षेत्र में है। फिर उसके बाद कहाँ फ्रेंड्स? शिवालिक की पहाड़ियों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक की पहाड़ियों के 5 क्षेत्र में। ओके फ्रेंड्स, इसको अपन कहते हैं पश्चिमी हिमालय के गिरिपथ क्षेत्र में। यहाँ पे अगर अपन मैं और डिटेल में बात करूँ कहाँ कहाँ पे मृदा अपरदन की समस्या है, तो उसके बारे में बात करें। पहले मैंने आपको बता दिया चंबल और यमुना नदियों के उत्खात भूमि, चंबल और यमुना, ओके फ्रेंड्स, यमुना नदी की जो उत्खात भूमि वहाँ। दूसरा मैंने आपको बताया शिवालिक पहाड़ियों के 5 क्षेत्र में, शिवालिक पहाड़ियों के 5 क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी है छोटा नागपुर के पठार में, छोटा नागपुर के पठार। ऑप्शन डी है साबरमती से लेकर कहाँ? ताप्ती के क्षेत्र में, ताप्ती साबरमती के घाटी क्षेत्र में। महाराष्ट्र में जो काली मिट्टी का क्षेत्र है वो भी फ्रेंड्स, और हरियाणा राजस्थान गुजरात का थोड़ा शुष्क क्षेत्र है। इन सब जगहों पे क्या है फ्रेंड्स? मृदा अपरदन की समस्याएं देखी गई हैं। लेकिन आप इसमें ऑप्शन में क्या दिया है? केवल अपने इस ऑप्शन में शिवालिक पहाड़ियों का 5 क्षेत्र दिया, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिवालिक पहाड़ियों के 5 क्षेत्र में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से भारत में कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? मैंने अभी आपको बताया था मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा? चंबल घाटी का क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? चंबल घाटी का क्षेत्र बहुत ही ज्यादा क्या है? प्रभावित है मृदा अपरदन से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन यानी मिट्टी कटाव की समस्या बहुत ही अधिक है? ऑप्शन क्या क्या दिया? ऑप्शन जबलपुर, भोपाल, मुरैना या खंडवा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया? चंबल घाटी का क्षेत्र। क्या फ्रेंड्स? चंबल घाटी का क्षेत्र। तो कहाँ फ्रेंड? भिंड मुरैना वाला इलाका चंबल घाटी का क्षेत्र है, वहाँ पे मृदा अपरदन की समस्या बहुत ही अधिक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुरैना। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मुरैना। मुरैना वाले क्षेत्र में क्या है? मृदा अपरदन की समस्या बहुत ही अधिक है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चंबल घाटी की खो खड्ड मतलब बड़े बड़े खड्डों का जो क्या है निर्माण का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? किस अपरदन के कारण इस तरीके का निर्माण हुआ है खो खड्डों का? तो ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? अस्फालन, बी दिया है चादरी, सी दिया है शुद्र सरिता और डी दिया है अवनालिका। तो फ्रेंड्स बात करें अगर चंबल घाटी की, जो वहाँ खड्डों का निर्माण हुआ है वो किस कारण से हुआ? वो हुआ अवनालिका अपरदन से। किससे हुआ है? अवनालिका अपरदन से। ओके, गली इरोजन इसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? गली इरोजन, गली इरोजन, अवनालिका अपरदन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से मृदा अपरदन की प्रक्रियाओं का सही क्रम बताना है। मतलब मृदा अपरदन की प्रक्रिया सही क्रम क्या है? तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले होती है आसफाल। क्या होती है? आसफाल, आसफाल अपरदन। फिर होता है परत अपरदन। क्या होता है? परत अपरदन। फिर होता है रील अपरदन। क्या होता है फ्रेंड्स? रील अपरदन। रील अपरदन के बाद होता है अवनालिका अपरदन, अवनालिका अपरदन। और अवनालिका अपरदन के बाद होता है धारा चैनल अपरदन। क्या होता है? धारा चैनल अपरदन। इस प्रकार से 5 प्रकार के अपरदन स्वरूप होते हैं। पहले क्या होता है? आसफाल मतलब स्प्लैश, जब क्या होता है जल पत्तियों से नीचे गिरता है उसे अपन कहते हैं आसफाल अपरदन।
उसके बाद क्या होता है परत अपर्दन, जब मिट्टी जो होती है वो जल के साथ बहने लगती है। फिर होता है रिल अपर्दन। क्या रिल अपर्दन क्या होता है, जब मिट्टी बहते बहते क्या हो जाती है, छोटी छोटी नालियों में बन जाती, मिट्टी के बहते बहते छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं, उसे कहते हैं। फिर उसके बाद है अवनालिका अपर्दन, जब वो नालियां जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बन जाती हैं। जो रिल अपर्दन से बनी नालियां होती हैं वो बहुत बड़ी हो जाती हैं, बहुत बड़ी और विस्तृत हो जाती हैं, उसे अपन कहते हैं अवनालिका अपर्दन। फिर उसके बाद होता है धारा चैनल अपर्दन। तो धारा चैनल अपर्दन की बात करें तो जल एक मोटी धारा के रूप में बहने लगता है ना। ओके फ्रेंड्स, जब तक वो पूरी एक स्थिर धार प्राप्त नहीं कर लेता, स्थिर धार जब तक वो प्राप्त नहीं कर लेता तब तक एक मोटी धारा के रूप में बहता है वो, और मोटी धारा के रूप में जल बहता है, जिस कारण से बहुत ज्यादा मृदा अपर्दन होता है। इस कारण से इसे अपन क्या कहते हैं, धारा चैनल अपर्दन, स्ट्रीम चैनल इरोजन इसे कहते हैं। तो इसी प्रकार से अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला असफाल आएगा, फिर आएगा परत, फिर आएगा रिल, फिर आएगा अवनालिका। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब अपन कहाँ कहाँ देख लें। सबसे पहले असफाल की बात करते हैं तो ए नंबर और ए नंबर। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है असफाल में, तो स्टार्टिंग हो गया ए नंबर से, तो अपना सही आंसर हो जाएगा नंबर ए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कृषि भूमि में, मतलब कृषि योग्य भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि अपर्दन अधिकतम तीव्रता से होता है। किसके पौधे अगर उगा लेते हैं अपन तो भूमि का जो अपर्दन है वो बहुत तेजी से होता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अगर अपन इसकी बात करें, किसकी, इस क्वेश्चन की, तो इसके ऑप्शन में क्या क्या दिया, सोरघम, या बी आलू, या सी गेहूं, या डी क्लोवर। ठीक है, देखिए अब अगर बात करें अपन तो देखिए इसमें दो ऑप्शन अपन को दिख रहा है, एक सोरघम और एक क्लोवर है। ये दोनों को क्या करने से, उगाने से भूमि अपर्दन होता है। लेकिन अगर बात करें किसमें अधिक होता है, तो देखिए अन्य फसलों की तुलना में सोरघम में, किसमें फ्रेंड्स, सोरघम में अधिक अपर्दन होता है। किसमें होता है, सोरघम में अधिक अपर्दन होता है। ओके फ्रेंड्स, और अगर बात करें क्लोवर की बात करें तो क्लोवर में जितने ऑप्शन दिए उसमें से सबसे कम होता है। क्या होता है, सबसे कम भूमि अपर्दन होता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, अधिक तीव्रता से कह रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सोरघम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोरघम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है। अगर कौन सा तरीका है जिससे अपन मिट्टी की उर्वरता प्राप्त नहीं कर सकते। ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन दिया है फसल चक्र, बी दिया मिश्रित खेती, सी दिया बीज संशोधन, या दिया बहुफसली खेती। देखिए फ्रेंड्स, तो बीज संशोधन विधि जो होती है, बीज संशोधन विधि, ये इससे क्या होता है, उपज पर प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, उपज बढ़ती है इससे। अगर अपन बीज को संशोधित बीज डाल देते हैं तो उपज बढ़ती है, लेकिन मिट्टी की उर्वरकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बीज संशोधन। जबकि फसल चक्र मतलब अपन अलग अलग प्रकार की फसलों को लगाएं, मिश्रित खेती एक के साथ एक ही बार में दो दो फसलें, एक से ज़्यादा फसलें लगाएं, वो बहुफसली है। इसका अगर अपन इस तरीके से काम करें तो क्या होता है, इस पे मिट्टी की जो उर्वरकता है वो बढ़ती है, अधिक होती है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन अगर बात करें अपन संशोधित बीज की, जो बीज संशोधन प्रक्रिया होती है, इससे क्या होता है, इससे मृदा का जो उपजाऊपन है, मृदा की उर्वरता है वो नहीं बढ़ती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फसल चक्र आवश्यक है। फसल चक्र किस लिए आवश्यक है। ऑप्शन दिया पादपों में प्रोटीन वृद्धि हेतु, विभिन्न फसलों की प्राप्ति हेतु, मृदा की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाने हेतु, या मृदा में नमी बनाए रखने हेतु। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन देखा कि फसल चक्र किस लिए आवश्यक होता है। फसल चक्र से क्या होता है, मृदा की जो उर्वरकता होती है वो क्या होती है, उसमें वृद्धि होती है। देखिए क्या होता है, किसी स्थान पर कई वर्षों तक लगातार एक ही फसल बोने से वहाँ की मृदा में जो विशिष्ट पोषक तत्व होते हैं, जिस विशिष्ट पोषक तत्व की वो फसल बार बार ले रही है, तो उस विशिष्ट पोषक तत्वों की वहाँ पे कमी हो जाती है। जिस कारण से फसल चक्र की बात करें, अगर फसल में परिवर्तन करने से, फसल में परिवर्तन करेंगे तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, मृदा की उर्वरकता को बढ़ा सकते हैं, मृदा की उर्वरकता को
बढ़ा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार करना है। जो निम्नलिखित प्रचलित पद्धति है उसके बारे में हमको चर्चा करनी है। ठीक है, देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, सस्यावर्तन मतलब फसलों का हेर फेर। ऑप्शन दी गया बालू की बाड़, बालू की बाड़ बनाना। ये सी दिया वेदिका निर्माण, टेरेसिंग। और दी दिया है वायु रोधक, वायु रोधक। अब आपके क्या कहता है, अब इस क्वेश्चन को क्या कहता है, देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए वो इसका वही आधा पार्ट इधर आ गया फ्रेंड्स। तो इसमें क्या कहता है, अब देखिए इसमें क्या कहता है, भारत की मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त में से कौन सी विधि उपयुक्त समझी जाती है। इस पीछे फ्रेंड्स इसमें से हाँ फ्रेंड्स देखिए, देखिए ये चार विधि आपके में दी है, क्या क्या, सस्यावर्तन, बालू की बाढ़, वेदिका निर्माण और वायुरोध। और इसका ऑप्शन क्या क्या दिया, ऑप्शन में ये दिया है कि भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त में से कौन सी विधि उपयुक्त समझी जाती है। जो इधर विधि दी हुई है उसमें से कौन सी बहुत अच्छी विधि मानी जाती है मृदा के संरक्षण के लिए। ओके फ्रेंड्स, देखिए अगर अपन बात करें किसकी, सस्यावर्तन की, फसलों का हेरफेर मतलब फसल को बदल बदल के लगाना, ये बिल्कुल सही है, ये मानी जाती है। उसके बाद बात करें वेदिका निर्माण की, टेरेसिंग करने की, टेरेस टेरेस टाइप में खेती करने की, वो भी बहुत अच्छी विधि है। किसके लिए, किस चीज़ के लिए, मृदा संरक्षण के लिए। और अगर बात करें अपन वायुरोध की, वायुरोध मतलब पेड़ों की बाढ़ बना देना, पेड़ों की बाढ़ कई सारे पेड़ों की एक लाइन खड़ी कर देना जिससे हवा तेज मात्रा में ना आए, पेड़ों से टकराए तो हवा की गति धीरे हो जाए तो मिट्टी का क्या हो, कटाव कम हो। तो ये भी बहुत सही विधि है फ्रेंड्स। तो बालू की बाढ़ अगर लगा देंगे तो बालू वैसे ही उड़ जाएगी हवा से। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4। क्या हो जाएगा इसका आंसर, केवल 1, 3 और 4। ओके फ्रेंड्स, इसका ये सही आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए भारत की मृदा अपक्षय समस्या में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भारत की जो मृदा अपक्षय की समस्या है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन है क्या क्या, ए है वैदिक कृषि, ऑप्शन बी है वन उन्मूलन, ऑप्शन मतलब 3 नंबर है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। क्या क्या, वेदिका कृषि, वन उन्मूलन और उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब देखिए इसमें से किस कारण से क्या होता, अपक्षय की समस्या बढ़ती है। तो फ्रेंड देखिए अपक्षय की समस्या बढ़ने का सबसे बड़ा कारण तो क्या है, वन उन्मूलन। क्या फ्रेंड्स, पेड़ों का कटाव या वनस्पतियों का नाश करना। ओके, जिस कारण से क्या होता है, मृदा की जो क्षरण होता है, अपक्षय होता है, वो सबसे ज्यादा होता है। ओके फ्रेंड्स, वैसे और फिर उधर देखा जाए वेदिका कृषि जिसे अपन टेरेस कल्टीवेशन कहते हैं, उसमें क्या होता है, मृदा के अपक्षय की समस्या से संबंधित नहीं है। और उष्ण कटिबंधीय जलवायु भी मृदा समस्या से, मृदा अपरदन की समस्या से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वन उन्मूलन। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी अब देखिए कहाँ पे है, तो केवल 2 कहाँ, यहाँ ऑप्शन नंबर बी में केवल 2 है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, किस कारण से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया अति चराई द्वारा, मतलब बहुत ज़्यादा चारण करा के, गायों को चरा के मतलब पशुओं को चरा के, वनस्पतियों के उन्मूलन द्वारा मतलब वनस्पतियों का नाश करके, या वन रोपण द्वारा मतलब वनों को उगा के फिर नए वन लगा के, या फिर पक्षी संख्या में वृद्धि करके, पक्षियों की संख्या में वृद्धि करके। तो फ्रेंड देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वन रोपण द्वारा। वनों का रोपण करके क्या किया जा सकता है, ये
मिट्टी का जो मृदा का जो अपरदन है उसको रोका जा सकता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही कह रहा है फ्रेंड्स कि मृदा क्षरण को रोका जा सकता है किस कारण से? सघन वर्षा द्वारा, मतलब डेंस रेनफॉल द्वारा, या वन का विनाश करके, या वन का रोपण करके, या फिर अतिचारण से। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वन रोपण से। वनों का रोपण करके क्या किया जा सकता है? इसको मृदा का जो क्षरण है उसको रोका जा सकता है। फ्रेंड्स तो इस तरीके से ये मेरे आज के क्वेश्चन जो मैं लेके आया था वो समाप्त हो गए। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस लेक्चर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और इस लेक्चर की पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी करियर को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।